हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। है ना, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, रेडी लिखिएगा आप लोग। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो आप, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसको आप लिख सकते हो BS। ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी, इसको BE भी लिख सकते हो। अगर बॉन्ड एनर्जी बोलना है तो BE बोल दो, या उसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए BS। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के दो लॉजिक। पहला क्या होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 अपॉन साइज। पहला क्या है, 1 अपॉन साइज। ये तभी अप्लाई होगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंस आएगा। ये अप्लाई तभी होगा जब व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिफरेंस या सेल इज डिफरेंस। ये अप्लाई तभी होगा व्हेन सेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे लिखते हो आप, n से। अगर ये डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तभी हम अप्लाई करेंगे सेल अपॉन साइज। ठीक है, और दूसरा आपका था, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे, इसका एग्जाम्पल एक देख लो। 1s और 1s और 2s दिया हो। ठीक है, तो पहले लिख लो 1s 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 2s 1s 2p। है ना, तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेंथ देखना हो तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर देखो, या यहाँ आप डायरेक्ट 2 कर लो और इजी हो जाएगा। इसको भी थोड़े देर साइलेंट कर दो। जब साइलेंट आप करोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या मिलेगा। ये थोड़ा 2 नहीं दिख रहा ना उस कलर में, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपने 2 लिख दिया। अब देखो, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जबकि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ रहा है। तो यहाँ अगर सेल में डिफरेंस है, जबकि यहाँ भी S सब सेल, यहाँ भी S सब सेल, ये भी S सब सेल, यहाँ भी S सब सेल। यदि सब सेल होगा तो उसका सेम वही होता है, शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जो साइज में चेंज हो रहा है, तो अगर साइज बढ़ेगा, देखो अगर इधर आप आओगे तो साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर ऑर्डर लिखा जाए, ये ज्यादा होगा 2s के कंपेरिजन में। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे दिया रहे 3s, ये और वीक हो जाएगा। है ना, और दूसरा केस होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, सेकंड केस। सेकंड जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 अपॉन, ठीक है, दूसरा लिखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। और वो भी p का कौन सा कैरेक्टर लेना है, तो वो डायरेक्शनल कैरेक्टर। कौन सा, डायरेक्शनल कैरेक्टर। p का कौन सा कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये देखो मीनिंग डायरेक्शनल का क्या होता है कि अगर ये s है और ये p है, इसमें डायरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। यदि s ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा तो इसमें 3 एक्सिस मिलेंगे, x, y और z। अगर y एक्सिस है तो देखो इसमें 2 मिलेगा। अगर ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस बोला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस ये होता कि अगर ये s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा, और अगर p ऑर्बिटल है तो p डम्बल होता है। भाई s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता, और जो p ऑर्बिटल है
वो डंबल होता है, डंबल। ठीक है, तो ये डंबल का सेंस ये होता कि अगर हम जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब सर्च किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम सर्च करने की जब कोशिश करेंगे, तो जो s ऑर्बिटल होगा इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होगा, उसको हम हरे कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा होगा, और जो p वाला इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन इधर भरा होगा, इस साइड भरा होगा। जब डायरेक्शन देखा जाएगा तो जो स्फेरिकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन 3 पार्ट में डिवाइड है। x कुछ इस, मान लो कुछ इस एरिया में है, कुछ इस एरिया में है, कुछ इस एरिया में है। जो s ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 एरिया में है। किसी एक एरिया में अगर देखोगे, मान लो अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो 1/3 होगा, अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो 1/3 होगा, इधर देखेंगे तो 1/3 होगा। यानी किसी भी एक अगर एरिया में देखा जाए तो 1/3 मिलेगा। वही जब p डंबल में आप आओगे तो इसमें 2 एरिया में मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो 2 एरिया कौन कौन है? या तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन से मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन से मिलेगा। 2 पॉसिबिलिटी है। अब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 साइड की पॉसिबिलिटी है, एक साइड से कहा जाएगा हाफ पॉसिबिलिटी है, और इधर से भी हाफ पॉसिबिलिटी है। इसी को कहते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर। यस ऑर्बिटल यदि होगा तो उसमें 1/3 मिलने की पॉसिबिलिटी किसी भी एक्सिस के अलोंग, लेकिन अगर p ऑर्बिटल होगा तो 1/2 हाफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे ये 50% मिलने की पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ पे 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक यस है और एक p है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी है? p में। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग 50% मिलने की पॉसिबिलिटी है, और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है, या 33.3% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन होता है उतना एनर्जी रिलीज होगा, और जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर एक यस हो और एक पी हो तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा? पी में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है वो 50% है, जबकि यस में देखा जाए किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग तो 33% मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको कहा जाता है कि अगर हमारा साइज सेम है, साइज सेम होता है तो हम परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर देखते हैं। साइज सेम का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो इसमें कैसे देखा जाएगा। अगर हमारा केस 2 का मतलब है कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ गया, जैसे ये लिखा हो 2s और 2s 2p, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 2s और 2p, ठीक है। और एक और लिख लीजिए 2p। अब इसमें मैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना हो, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करना हो, तो देखो क्या कहा जाएगा कि मान लो ये दोनों में सेल कांस्टेंट है। सेल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जब सेल कांस्टेंट हो गया तो साइज का फैक्टर नहीं लगेगा। भाई सेल कांस्टेंट हो गया, दोनों में 2 हो गया ना सब में। जब सब में 2 हो गया तो सेल का फैक्टर नहीं लगेगा, तब यहाँ पे लगेगा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर देखो क्या कहता है कि अगर ये यस होगा, ये भी यस होगा, यहाँ भी यस, ये पी और ये पी, ये पी, ठीक है। अगर एस होगा यहाँ पे तो 33% पॉसिबिलिटी, ये भी 33% पॉसिबिलिटी, ये 33% पॉसिबिलिटी, ये 50% पॉसिबिलिटी, ये अब देखो यहाँ दिखा जाएगा ये 50% है और ये भी 50% है। देखो यहाँ पे उसी कहा जाता है ग्रेटर द ओवरलैप रीजन ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड।
भाई अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाओगे कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगा, देखो ये यहाँ अगर दिखाओगे ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखा जाएगा ओवरलैपिंग, यहाँ यदि आप दिखाओगे ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखा जाएगा ओवरलैपिंग। ये देखो, तो अब ये देखा जाए कि सर हमारा जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ 50% इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये 50% है, 33% है, ये 30% है, तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा हो गया, उससे कम ये ऑर्डर आएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो भाई? नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो अब देखो एक यहाँ पे मैटर ये होता है कि अगर हाइड्रोजन है ये 1s1 होता है, और दूसरा भी अगर हाइड्रोजन है तो 1s1 होता है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको कह सकते हैं सर ये s है और ये भी s होगा। तो अगर s में ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे देखो इसमें ओवरलैपिंग दिखाया जाए इस तरह से कुछ, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगा और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या, बताओ भाई यहाँ पे, क्योंकि ये 1s है ना ये, और ये भी 1s है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाओगे वो अनपेयर्ड दिखाओगे, सॉरी पेयर्ड दिखाओगे अपोजिट स्पिन में, इसी को बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। इसको क्या बोलते हैं भाई? ओवरलैप्ड रीजन। ठीक, अब यही अगर बॉन्ड हमें ऑक्सीजन में दिखाना हो, किसमें? ऑक्सीजन में। देखो ये O2 है, तो क्या यहाँ O डबल बॉन्ड O बनता है क्या? इसी बात को समझना है कि O डबल बॉन्ड O कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, यानी अगर सीधे p4 को देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे, देखो अगर 4 होगा तो 2 यहाँ पे p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है ना, ये भी और ये भी अनपेयर्ड है। दूसरा भी जब ऑक्सीजन ऐसे लिखोगे आप, ये भी आएगा, सीधे लिखो 2s2 2p4, यानी यहाँ भी देखो ऐसे फिल किया जाएगा, 2 अनपेयर्ड आएगा क्या, यानी यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग हो रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब इसका डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा। एक देखो ये हेड ऑन हेड हो जाएगा, और एक आपका ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का, है ना। तो जो ऑक्सीजन होता है वो देखो ये जो हेड ऑन हेड होगा ये सिग्मा बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसी कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। अब देखो अगर नाइट्रोजन हो, क्या हो? नाइट्रोजन, क्या हो भैया? नाइट्रोजन, उसमें देखो कैसे बनेगा। अब देखो कोई कहेगा ये कैसे बना, तो यहाँ कहा जाएगा 2p का ओवरलैपिंग हो रहा है, किसका हो रहा है भाई? 2p और 2p यानी pp का ओवरलैपिंग हो रहा है ना। अब अगर नाइट्रोजन हो तो क्या नाइट्रोजन में देखो ट्रिपल बॉन्ड बनता है क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा भाई? अगर नाइट्रोजन का लिखा जाए तो 2s2 2p3 होता है क्या, यानी p में कितने अनपेयर्ड है इस बार? 3, और दूसरा भी अगर नाइट्रोजन लिखा जाए तो वो भी आएगा 2p3, यानी वहां भी p में कितने अनपेयर्ड है? 3। अगर 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनेगा क्या, बताओ भाई। अब वो 3 बॉन्ड कैसे दिखाओगे आप? तो मान लो पहला x के अलॉन्ग बन गया, दूसरा उसके परपेंडिकुलर बन जाएगा ये पाई, और तीसरा जो बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर, क्या उसको आप ऐसे दिखा सकते हो क्या? ये देखो हरे से हरे को मिला देंगे, एक ये भी पाई बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ भी पाई बनेगा, और बीच में सिग्मा बन जाएगा। बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो आप? चलो, तो देखो आपने हाइड्रोजन को देखा सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सीजन को देखा 2 अनपेयर्ड था डबल बॉन्ड बन रहा था, नाइट्रोजन को आपने देखा 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बन रहा था। यही कंडीशंस देखना है कार्बन में कि कार्बन में कितने अनपेयर्ड होते हैं। तो थोड़ा देखो यहाँ पे कि अगर कार्बन होगा तो 2s2 2p2 होता है क्या, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में भी 2 है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर सेम सेल हो
तो एक साइड करके चला जाएगा अपने बगल वाले घर में और 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे क्या। तो सवाल यही है कि अगर 4 अनपेयर्ड होगा तो क्या कार्बन में 4 बॉन्ड बनेगा क्या। क्वेश्चन यही है कि जब हाइड्रोजन में आप दिखा रहे हो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन का 4 अनपेयर्ड है ना। अगर 4 अनपेयर्ड है तो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा क्या। थोड़ा नोट करो भैया इसको। चलो फिर कंटिन्यू कर लिया गया ना सेम, कि अगर इसमें 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनेगा क्या। समझ पा रहे क्वेश्चंस क्या हमने सिखाने की कोशिश कर रहे, किस बात पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि भाई अगर इसमें सिंगल बॉन्ड बना, इसमें 2 अनपेयर्ड ऑक्सीजन था 2 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड है 3 बॉन्ड बन गया, तो क्या इसमें 4 अनपेयर्ड दिख रहा है कार्बन में, तो 4 बॉन्ड बनेगा क्या। समझ पा रहे हो आप। लिखा जाएगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड है ना यहाँ पे, जब 4 अनपेयर्ड है कार्बन में, जब 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए। 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो क्या 4 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे क्या एक साथ, क्या वो कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है क्या कार्बन का, एक साथ 4 बॉन्ड पॉसिबल है क्या। आंसर इसका आता है नहीं, डोंट एग्जिस्ट। क्या कहा जाएगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे डोंट एग्जिस्ट, क्या दिया जाएगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब सवाल आएगा क्यों, तो जो कार्बन देखो ये जो P है, P में 3 ही एक्सिस होता है, सिर्फ कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस। तो अगर कोई भी जो कार्बन होगा वो 3 एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग कर सकता, या तो PX ओवरलैपिंग होगा, PY ओवरलैपिंग होगा, PZ ओवरलैपिंग हो सकता। 4 एक्सिस होता नहीं है, जब 4 एक्सिस नहीं होता तो कभी भी 4 बॉन्ड एक साथ, मतलब 2 कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, लिखो इसको आप, बिकॉज 3 एक्सिस एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। क्यों, बिकॉज 3 एक्सिस एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग के टाइम पे सिर्फ कितने एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस। ओवरलैपिंग के टाइम पे भाई एक PX मिलेगा, एक PY मिलेगा और एक PZ होता है, 3 ही एक्सिस होता है, तो 3 ही ओवरलैपिंग होगा। 4 ओवरलैपिंग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्बन का p ऑर्बिटल है उस पर 3 एक्सिस है, PX PY PZ, तो 3 ही एक्सिस है, तो एक साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो 4 बॉन्ड करने का देखो सेंस ये तरीका गलत मत समझना, 2 कार्बन के बीच की बात हो रही है। 2 कार्बन जब भी इस तरह से कहा जाए 2 कार्बन से 4 बॉन्ड, इस तरह से 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कह रहे कैसे पता 4 बॉन्ड, चलो 2 इधर कर लेते हैं। आप देखो इस तरह से ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन, तो कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे कभी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें 4 एक्सिस नहीं होता। ठीक है, तो ये जब भी बनाएगा तो या तो 3 बॉन्ड एक साथ बनाएगा ऐसे, और 1 बॉन्ड इधर बनाएगा, या फिर वो 2 बॉन्ड एक तरफ बना के 1 बॉन्ड इधर बना के ऐसे देखो ऐसे बना लेगा, 2 बॉन्ड एक तरफ हो गए, या फिर चारों अलग अलग बना लेगा इस तरह से। तो चारों अलग अलग बना सकता है कार्बन, ठीक है, ऐसे चारों 4 डायरेक्शन में बना लेगा। लेकिन कभी भी एक साथ 2 कार्बन के जो 4 बॉन्ड, तो देखो चारों या तो ऐसे बना लेगा, या 2 एक तरफ बना लिया, 2 इधर बना लिया, इस तरह से 2 बना लिया, समझ रहे हो आप। लेकिन एक साथ 4 बॉन्ड ऐसे कभी कार्बन नहीं बनाता क्योंकि इसमें 4 एक्सिस नहीं होती। ये ऐसे कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि कभी भी इसमें 4 एक्सिस नहीं होती। ठीक है, चलिए। और नाइट्रोजन में देखो 3 एक्सिस है, 3 बॉन्ड बना सकता, 2 नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन सकता, लेकिन कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन सकता, ठीक है, लेकिन कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। अब इन्हें लिखिएगा ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो लिखना कि जो सबसे अधिक, जैसे देखो
ये लिखा है 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई और 2p पाई, है ना। अरे लिख लो 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता कि अगर 2p का मतलब है कि मान लो p ऑर्बिटल हो गया इस तरह से, अगर पाई बोला जाएगा तो या तो दोनों इस तरह से होने चाहिए पैरेलल स्पिन में, या फिर दोनों इस तरह से होने चाहिए पैरेलल स्पिन में, है ना, तभी जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखो 2p3 का क्या मतलब है कि अगर ये सेकेंड पीरियड का p है तो 2p बोला जाएगा, और अगर वो थर्ड का है तो देखो अब ये अगर 2p हो गया 3p थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2p अगर ये है मान लो तो d वाले में कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, जब सेल बढ़ गया तो सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इसमें ये होता है कि यहाँ कम साइज में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे साइज अगर मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर ये साइज बड़ा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कम साइज में मिलता था अब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जब कम हो जाएगा तो यहाँ देखो सेम साइज है तो ओवरलैपिंग बेस्ट होगा, यहाँ साइज का डिफरेंस हो गया तो यहाँ ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 2p है, साइज लगभग कम है तो डेंसिटी ज़्यादा सामने सामने, जब डेंसिटी ज़्यादा होगा दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइज बड़ा हो गया तो अब डेंसिटी दूर दूर चली गई ना, यहाँ पे इसमें देखो डेंसिटी दूर दूर चली गई, पहले यहाँ नजदीक नजदीक था इसमें, अब ये देखो दूर चली गई, पहले दूर चली गई ना पूरा, जब दूर चली गई तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे और दूर चली गई, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ साइज और बड़ा हो गया ना 2p के कंपैरिजन में, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस तरह का ऑर्डर आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ऑर्डर आएगा, 2p सबसे ज्यादा, फिर 2p 3p उससे कम, फिर 3p है ना। चले भाई फिर इसमें अब देखो इसको बताने का क्या प्रॉफिट है। देखो अगर कहीं पे 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर 2p ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो अच्छा बनता है, कहा जा सकता है गुड है, ये अच्छा है, समझ पा रहे, बेटर है। लेकिन अगर यहाँ भी देखो, यहाँ भी अगर पाई बॉन्ड बन रहा है मान लो अगर 3p में, ठीक है, तब ये साइज बड़े बड़े हो गए ना, यहाँ पे साइज उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में यहाँ साइज बड़े हो गए, ये बीच वाले थोड़ा हटा दो तभी ज़्यादा और समझ में आएगा। तो जब यहाँ पे साइज और बड़े बड़े हो गए तो डेंसिटी अब पहले से कम हो जाएगा। यहाँ पे जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसके कंपैरिजन में, ये जो है इसके कंपैरिजन में अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जब कम हो गए तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, समझ पा रहे हो आप। तो जिस मॉलिक्यूल में अगर 3p3 पाई होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कमजोर से होने से अच्छा है कि हम सिग्मा बॉन्ड ही बना ले, बट इस टेंशन में वो नहीं पड़ना चाहेगा। अगर देखो कहीं पे 3p3 पाई होगा तो वीक पाई बॉन्ड बनेगा, जब वीक पाई बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल ये सोचेगा कि कमजोर पाई बॉन्ड बनाने से अच्छा है कि हम सिग्मा बॉन्ड ही बना लें। ठीक है, और यहाँ जो बनता है वो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 2p है उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, वहां पे जो अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। ये जो ऑर्डर आपने लिखा कि सर जो ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या है, तो 2p पाई और 2p पाई ज्यादा है किससे भाई, 2p पाई और 3p पाई से, और ये और कम हो गया 3p पाई। इसका मामला क्या है, यूज क्या, ये क्यों आप बता रहे हो। तो इसमें हम ये पता करते हैं, क्वेश्चंस लिखो, लिखो भाई, क्या आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। देखो क्वेश्चन ये है वाई ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट बट एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है तो
तो उसी ग्रुप का सल्फर भी है, भाई सल्फर भी उसी ग्रुप का है, तो वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सल्फर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये 2s2 2p4 होगा, यानी p में कितने हैं भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड है ना यहाँ पे। और दूसरा भी देखो यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन ये है, यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल खाली हैं। जब 2 p ऑर्बिटल खाली है तो एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कि मान लो ये p कुछ भी नाम दो, x है ये y है, ये px है ये y है, ठीक है, ये मान लो बन गया सिग्मा बॉन्ड, तो फिर ये बनेगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई, और ये 2p पाई के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये देखो जब सल्फर में आप आओगे तो सल्फर होता है भाई 3s2 3p4, तो यहाँ देखो p में कितने भाई 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे भी सल्फर वही मिलेगा फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ भी जो ओवरलैपिंग होगा सेम वही सेम ओवरलैपिंग होगा, बट यहाँ भी जो ओवरलैपिंग होगा वो 3p पाई ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। जब 3p पाई होगा तो इसके कंपैरिजन में ये जो पाई बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, 2p पाई स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू 3p पाई। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसलिए इसमें ऑक्सीजन के बीच में पॉसिबल होता है, संभव होता है, जबकि सल्फर के बीच में पॉसिबल नहीं होता, सल्फर के बीच में पॉसिबल नहीं होता। सुन पा रहे भाई इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, 3p पाई डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू लार्जर साइज, ये है ना ये वाला, कहा जाएगा कि इसमें आपका एग्जिस्ट करता है बट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऐसे लिखा जाए O डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है और S डबल बॉन्ड S एग्जिस्ट नहीं करता, लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज 3p पाई हैव लार्जर साइज क्या हो गया लार्जर। जब लार्जर साइज होगा तो यहाँ जब पाई जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनता है, वो पाई कैसा बनता है वीक बॉन्ड बनता है, इसीलिए जो सल्फर है वो पाई बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, किसके साथ आपस में बनाना नहीं चाहता, ठीक है, सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। चलो नोट कर लो भैया, इसको नोट कर लो आप लोग, मैं साइड हो जाना, नोट कर लो अच्छे से।